हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा चौधरी जयंत जो आरएलडी के चीफ हैं उनके बारे में और किसानों के बारे में। हालांकि चौधरी साहब के ऊपर जयंत साहब के मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ नई बातें हैं। वो नई बातें यह हैं कि चौधरी चरण सिंह के टाइम से जो इनके दादा थे, किसानों की पहचान का मतलब था चौधरी चरण सिंह, या उस ज़माने में ये बीकेडी कहलाती थी, भारतीय क्रांति दल। और जो भी इश्यूज होते थे किसानों से रिलेटेड, उसमें चौधरी साहब आगे रहते थे। और किसानों का मतलब ये है जो भी बिरादरी या जो भी कम्युनिटी किसान है वो सब भाई हैं। वेस्टर्न यूपी में ख़ास तौर से जाट और मुस्लिम्स मिलकर के एक मेजॉरिटी हो जाती है। और जाट भी बाय एंड लार्ज क्या 99% और मुस्लिम्स भी 90% किसान पेशे से ही हैं। लिहाजा दोनों का ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन था। और चौधरी साहब जब टिकट देते थे, कोई पोस्ट देते थे, इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि सभी पार्टीज का बैलेंस रखा जाए, सबको सबका हक मिले। और उसमें जाट मुसलमान उनके साथ साथ ठाकुर भी उन्होंने अपने साथ मिलाए हुए थे और सबका ध्यान रखते थे। और यही वजह है कि बीइंग लीडर ऑफ वेस्टर्न यूपी, ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, he went up to the height of प्राइम मिनिस्टर। और आपको ये ताज्जुब होगा कि जो वो प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त भी और उससे पहले भी बीजेपी ने हमेशा, उस वक्त जनसंघ थी, उनकी हर पॉलिसी की मुखालफत की। लेकिन चूँकि उनका वोट बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग था तो उन्हें कमज़ोर नहीं कर पाए। उसके बाद, उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे आए और बेटे, नो डाउट मैं उनसे मिला भी हूँ कई बार। एज ए पर्सन ही वॉज वेरी नाइस, वेरी सिंपल। लेकिन ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बहादुर लीडर थे और ना ही उनका कोई कन्विक्शन था किसी आइडियोलॉजी से। और यही वजह थी कि हर बार वो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी किसी और के साथ अजीत सिंह जी ढुलमुल रहते थे। अजीत सिंह जी के ज़माने में उन्होंने अपने बेटे को आगे लाए और बेटे के जो तौर तरीका था उससे लोग बहुत इम्प्रेस थे और ये समझते थे कि ये शायद अपने दादा की वसीयत को या विरासत को मेंटेन करेंगे और वापस लाएंगे। लेकिन इसी बीच 2013 में मुजफ्फरनगर कांड होता है, जाट वर्सेस मुस्लिम वायलेंस होता है। और ये इस साजिश में बीजेपी भी थी, समाजवादी भी थी और उससे पहले कांग्रेस भी रही। चूँकि ये सब लोग चाहते थे कि ये जो वहाँ जाट और मुसलमानों की एक अच्छी इक्वेशन है वो ख़त्म हो। अगर वो ख़त्म होगी तभी हमें कोई चांस मिल पाएगा। ये कामयाब हुए झगड़ा कराने में और एक बीजेपी का असर बढ़ा। चूँकि ज़ाहिर है जिस तरह की बीजेपी पार्टीज हेट्रेड, पोलराइजेशन, कम्युनल करती है तो उसमें ज़ाहिर है मेजॉरिटी कम्युनिटी ये समझती है कि हमारा फ्यूचर इसमें बेहतर है। इसमें कोई बात नहीं, हर कम्युनिटी अपनी तरक्की चाहती है, तो वो भी ये समझते हैं कि बीजेपी के थ्रू हम बहुत कुछ गेन कर पाएंगे। बहरहाल जयंत में कुछ सूझबूझ आई और जयंत ने
दोनों कम्युनिटीज़ को करीब लाने में बहुत बड़ा काम किया और काफ़ी हद तक मीटिंग्स हुई मुसलमानों की, जाटों की। मुसलमानों ने भी रियलाइज़ किया और जाटों ने भी किया कि हम एक दूसरे के बगैर जो सैकड़ों साल से एक दूसरे के साथ रहे, मरने जीने में साथ रहे, हम अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इट वॉज ए गुड मूव और कुछ लोग जाहिर है करीब आए और मामला कुछ सुधरने शुरू हुए। अब आया 2022 का इलेक्शन, उसमें साथ रहे अखिलेश जी और जयंत, लेकिन उस वक्त भी जयंत के साथ अखिलेश का रवैया बहुत अच्छा नहीं रहा और अखिलेश जयंत का ताल्लुक बहुत करीबी था और वो सपोर्ट भी करते थे एक दूसरे को, चंद्रशेखर आज़ाद और भीम पार्टी। दोनों ही को तकरीबन 2022 में ह्यूमिलेट किया, चंद्रशेखर को बहुत ज़्यादा किया। तो वो ये तो तरीका था रहा अखिलेश का, और मैं ये समझता हूँ अखिलेश जो है ही नॉट फॉर इंडिया गठबंधन, ही जस्ट टू डैमेज इंडिया गठबंधन, इसे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वीक कैसे किया जाए, वो इस सोच के आदमी लगते हैं, रोज़ाना रंग बदलते हैं और उन्हें बहुत बड़ा गलत फहमी है, बहुत बड़ा धोखा है कि इज नंबर 1 अपोजिशन पार्टी इन यूपी। हाँ 2022 में थे, वो इसलिए थे कि उस वक्त मोर देन 90% मुस्लिम्स वोटेड फॉर समाजवादी और जयंत भी साथ में थे। तो उनका अपना वोट बैंक कहाँ है? उनका अपना तो 7-8% यादव है, जिसमें 3% बीजेपी में, 5% से ज़्यादा नहीं उसका वोट बैंक। बाकी तो उनका वोट बैंक हम थे, मुसलमान। तो उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान वोट अब उनके साथ नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर मैं लड़ा तो मेरा वोट बैंक ना खिसक जाए। अरे वो तो खिसक चुका है। मुस्लिम्स हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टुवर्ड्स कांग्रेस, ये याद रखिए। लेकिन जयंत के जाने से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो इंडिया का या समाजवादी का मैं नहीं कहूँगा, मेन नुकसान हुआ वेस्टर्न यूपी के मुसलमानों का। जो सो कॉल्ड सेकुलर मुसलमान हैं इन सेकुलर पार्टीज में, वो बाय एंड लार्ज, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ अच्छे लोग हैं लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम। बाकी सब दलाली करते हैं, वो कौम को बेचते हैं, वोट कौम के नाम पर लेते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा भाई हूँ मैं आपका, मुझे वोट दीजिए। लॉयल्टी उनकी कम्युनिटी से, लॉयल्टी मीन्स डज नॉट मीन कुछ गलत कामों को प्रमोट करने के लिए नहीं, बल्कि जायज़ जो मुसलमानों की प्रॉब्लम से उन्हें उठाना, उसे मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी। लेकिन वो कहते हैं क्या हम सिर्फ आपके वोट से हुए? वोट लेते हुए तो कहते हैं कि भाई को वोट दीजिए, यानी कम्युनल पॉलिटिक्स, और जब जीत गए तो आप कहते हैं कोई हम सिर्फ आपके वोट से हुए। यानी हाउ ये सब हुआ। तो वेस्टर्न यूपी में ये ही अजीत सिंह जी के टाइम पे भी हुआ। उस वक्त मेरे कज़न एमएलए थे और वो लोकदल के अजीत सिंह जी के बहुत करीब थे। तो जब अजीत सिंह जी बीजेपी में शिफ्ट हुए तो वो लोग चौराहे पे खड़े रह गए, बड़ा उन्हें धक्का पहुंचा कि कहाँ जाएं। नहीं हो, वो टाइम गुजरा। लेकिन ये सब उम्मीद जयंत से लोग नहीं कर रहे थे। जयंत वॉज द सिंबल ऑफ किसान्स, यू आर लीडिंग द किसान्स, और किसानों की उसमें आस्था थी। पिछली बार जो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ 750 किसान मरे, उसमें उनमें मेजोरिटी जाटों की थी। जो पहलवानों का मामला आया हरियाणा में लड़कियों का जो उनके साथ हुआ, उसमें भी ज़्यादातर जाट और किसान ही बैकग्राउंड की थी, 90%। अब फिर शुरू हुआ है प्रोटेस्ट आज ही से 13 तारीख से, जिसमें अभी तक तो वेस्टर्न यूपी के किसान बहुत कम नज़र आ रहे हैं। बाय एंड लार्ज दे आर फ्रॉम पंजाब और हरियाणा से
दे विल कम। अब आप ये बताइए, जब उनके ऊपर आंसू गोले पे फेंके जा रहे हैं, उन पर ज्यादती होगी, लाठीचार्ज हो रहा है, तो क्या जयंत जी को नींद आएगी? और या क्या जैन जी की हिम्मत होगी वो कुछ बोलें? क्या वो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के पास जा पहुंचेंगे? तो जयंत जी के जाने से एक वैक्यूम हो गया किसान लीडरशिप में, एंड दे नो फेस नाउ, नो पॉलिटिकल फेस विच कुड रिप्रेजेंट किसान। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैन साहब का ये कहना, चूँकि कोई ना कोई बहाना चाहिए, उन्हें ये नज़र आ रहा था कि शायद इंडिया के साथ रह करके उन्हें कुछ ना मिल पाए। बिल्कुल सही है, मैं खुद कहता हूँ बहुत चांसेस नहीं थे। और एक रूलिंग पार्टी जो कुछ दे सकती है वो बहुत कुछ दे सकती है जो दूसरे नहीं दे सकते। तो उन्होंने अपना फ़ायदा देखा, लेकिन उस फ़ायदे में ये शॉर्ट टर्म फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। उनकी जंग एक आइडियोलॉजिकल जंग थी, किसानों के इंटरेस्ट की जंग थी। अब आप उससे सबसे दूर हो गए और आपने एक बहुत बड़ा धोखा किया किसान कम्युनिटी के साथ। ठीक है, सभी कर रहे हैं। आपके अशोक चौहान महाराष्ट्र में he quits the कांग्रेस टू ज्वाइन बीजेपी। कमलनाथ उधर सुनने में आया कि वो भी छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस को पिटवा दिया और अब वो खुद वहाँ चले जाएंगे, चूँकि फ्यूचर अब उन्हें कांग्रेस में तो कोई नज़र आएगा नहीं। तो बाय एंड लार्ज दे डोंट हैव आइडियोलॉजी। तो इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि वो इस चक्कर में ना आए, इन लोगों के दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के ना चलें, दूसरे के कंधों पे बैठ कर के पॉलिटिक्स ना करें, अपने पैरों पर खड़े होइए और कुछ सीखिए। आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, अपनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आज नहीं लड़ेंगे, कल लड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पिटने के बाद लड़ेंगे, लेकिन लड़ना आप ही को पड़ेगा। लड़ाई मीन्स नॉट अटैकिंग एनीबडी। लड़ाई का मतलब है अपने हकूक़ को बचाना, अपनी आइडेंटिटी को बचाना, जाहिर है अपने फेथ को बचाना। ये सब चीज़ें उसमें आती हैं और हर कम्युनिटी को, हर रिलीजियस ग्रुप को ये राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट देता है कि उसे फिर प्रैक्टिस करें। जो अब हो रहा है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब ये भी एक इत्तला आई थी कि मुरादाबाद में कोई साहब अपने खेत में, शाम हो गई, देर हो गई, तो अपने खेत में उन्होंने नमाज पढ़ने लगे। किसी ने वीडियो बनाया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। अरे भाई, एक तो वो क्या किसी को डिस्टर्ब कर रहा था जंगल में, किसी की शांति भंग हो रही थी। और रही पूजा हो या नमाज हो, वो अगर अपने प्रेमिसेस में कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं। मैं तो कहता हूँ अगर मेरे मोहल्ले में कोई जा रहा और वो कुछ देर बैठ के पूजा करना चाहता है, मैं उसे अपने घर में जगह दे दूँगा, आओ भैया यहाँ कर लो, नथिंग रॉन्ग। बहरहाल जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरह से जैन साहब ने किया, सिर्फ इसलिए कि उनके दादा को भारत रत्न दे दिया गया। अरे वो तो उन्हें मिलता या न मिलता, कायदे से तो उन्हें अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। ही इज़ मोर देन दैट। भारत रत्न देने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाता, आइडियोलॉजी से होता है। उनकी आइडियोलॉजी थी, लोग उन्हें आज भी मानते हैं, हर पार्टी के लोग मानते हैं। तो उनकी वो बहुत बड़े भारत रत्न से उनकी पहचान नहीं बढ़ी, उनकी पहचान ऑलरेडी थी। तो आपने ये प्ले ली कि मैं तो बहुत भावुक होगा, वो मैं तो मोदी जी के अंदर अपने दादा की परछाई देखता हूँ। कहाँ की बात करते हो भाई? आपके दादा की तो हमेशा बीजेपी ने मुखालफत की, उस वक्त जनसंघ ने मुखालफत की। आपके दादा बिल्कुल इस लाइन के नहीं थे, जो आरएसएस की लाइन है, ये बीजेपी की लाइन है। तो आप सीधा कहिए कि मैं अपने फ़ायदे के लिए गया, नथिंग रॉन्ग, सभी जा रहे हैं, आप भी चले गए, कोई बुरी बात नहीं।
मैं नहीं समझता बुरी, लेकिन हाँ, मुसलमानों को ख़ास तौर से इससे सबक लेना चाहिए। वो अब इस चक्कर में ना पड़े, वो अपना लीडरशिप कायम करें, अपनी पार्टी, अपना झंडा कायम करें, और इस बात को कहना भूल जाएं कि बीजेपी हराओ। बीजेपी को हराने का आप ठेका ना लें। सेकुलरिज्म की लाश को अपने कंधे पर रख के मत घूमें। जिन्हें पीएम बनना या सीएम बनना, वो चलें, और अखिलेश से कोई किसी तरह की उम्मीद करना आप छोड़ दीजिए। जिस तरह की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हो सकता है दिल में उनके बहुत अच्छा ही हो, बहुत अच्छी सोच हो, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। जो नज़र आ रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं आ रही। 2022 में भी उनकी एरोगेंस उन्हें ले बैठी और अभी भी ले बैठेगी। और इलेक्शन के बाद देखिए, अगर वो कांग्रेस से अलायंस नहीं करते हैं, और मैं भी कहता हूँ अच्छा ना करें, तो उनकी 2 सीट ना आएंगी और पार्टी 2024 के बाद ख़त्म हो जाएगी। रिमेंबर इट। थैंक यू वेरी मच।